नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। मैंने कल जिस समय कर्नाटक चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव, जालंधर के चुनाव के विषय में वार्ता की थी, उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि एक चैनल पर मेरा इंटरव्यू हो रहा था। हालांकि इंटरव्यू नहीं कहेंगे, 1 घंटे का कार्यक्रम था सुदर्शन न्यूज़ पर। उसमें लगभग 35 मिनट मैं बोला हूँगा। उसमें सुरेश चौहान के जी, आप जानते ही हैं कि किस प्रकार के वह एंकर हैं, राष्ट्रवादिता कितनी कूट-कूट कर उनमें भरी हुई है। उन्होंने जो प्रश्न उठाए, हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी थे, और जो प्रश्न उठाए उनमें कर्नाटक चुनाव में पसमानदा का विषय, कर्नाटक चुनाव में मुख्यमंत्री का विषय, कर्नाटक चुनाव में आइडियोलॉजी का विषय, कर्नाटक चुनाव के दौरान नेतृत्व का विषय, कर्नाटक चुनाव के दौरान 5 साल के कार्य का विषय, और कर्नाटक चुनाव के दौरान महंगाई का विषय, और इसके अतिरिक्त कर्नाटक की लीडरशिप। ये सारे विषय उन्होंने उठाए। इन विषयों में ये भी, वो हिजाब का विषय था, वो वहाँ पर मंदिरों का विषय था, या वहाँ जो मुस्लिम आरक्षण है उस पर विषय था, और इसके अतिरिक्त क्या और हमने किया इस पर आइडियोलॉजिकली। मेरी आइडियोलॉजी, मैं बीजेपी का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरी नियरेस्ट आइडियोलॉजिकल पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मुझे भी उसकी चिंता होती है। प्रत्येक उस भारतीय को चिंता होती है जिसको आइडियोलॉजिकल पार्टी चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में जब कुछ होता है तो मुझे लगता है कि फिर हम सबको, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो उनका मामला है, लेकिन फिर भी मेरे अपने विचार थे, वो विचार मैंने उनको दिए। वो विचारों में विस्तृत चर्चा उन्होंने करवाई। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था उन विषयों पर, लेकिन उन्होंने विस्तृत चर्चा करवाई, बात घुमा घुमा कर उन्होंने पूछी, तो मैंने उस पर जवाब दिए कि कैसा होना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या मोर्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा कितना कारगर है, अल्पसंख्यक मोर्चे में हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। और इन बातों पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हमारे साथ थे, कैलाश सोनी जी मध्य प्रदेश से, वो उन बातों पर सहमत हुए कि भाई आखिर जो पॉलिटिकल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम बताते हैं, वो कैसे कैसे आगे मंथन करना चाहिए। उनका कहना था कि मंथन कर रहे हैं, पार्टी कर रही होगी, नो डाउट मंथन करेगी, और उसके बाद वो विचार करेंगे, लेकिन मंथन वो कुछ जो प्रमुख लोग हैं उनके बीच में ही करेंगे, हमसे क्यों पूछेंगे। इसलिए हमसे चौहान साहब ने पूछा, तो मैंने बताने की कोशिश करी। वो आप 30 मिनट 35 मिनट का है, आप ज़रूर उसको सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। मुझे लगता है उस पर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा होगा, मुझे भी समझ में आएगा कि मैं कितना करेक्ट हूँ, या मुझे अभी इस विचार पर विचार करना चाहिए कि ये विचार देना भी था कि नहीं देना था। इतने बड़े मार्जिन के साथ हुई हो तो फिर निश्चित रूप से मंथन की आवश्यकता है, निश्चित रूप से यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, जो कर्नाटक में मुद्दे थे, वो मुद्दे पुनर्विचार करने लायक हैं, कि वो पुनर्विचार करना चाहिए कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे, हमने क्या किया, क्या हमको मिला, और उन मुद्दों पर हम कितना खरे उतरे। ये भी कहना आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनके ही कार्यकर्ताओं के कुछ प्रश्न थे, कुछ उनके रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे, तो उनसे भी एक नाराजगी थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए कि शायद सोनी जी तक आवाज नहीं जा रही। दुबे जी, मैं आपके पास पुनः आता हूं, तब तक हम प्रयास करेंगे कि सोनी जी तक हमारा आवाज चली जाए। हाँ, बोलिए बोलिए सोनी जी, बोलिए। उनके पास वो सेटिंग। हाँ, जरा कंट्रोल रूम देखिए। दुबे जी, आपने पहले में तो विश्लेषण कर दिया, अब जो पहले जरा इसी पे विश्लेषण करते हैं कि जो मुस्लिमों को दिया गया। मैं जरा दुबे जी जब विश्लेषण करेंगे तो कंट्रोल रूम को कहूंगा कि साइड में चलाइए। आबादी के दुगने से ज्यादा बेनिफिट्स मुसलमानों को दिए गए। मुसलमानों ने इसकी ईमानदारी के साथ उसको वापस देने चाहिए था, ऐसा बीजेपी की अपेक्षा थी। ऐसा हुआ नहीं। दुबे जी, देखिए, ऐसा है कि भारत में एक वर्ग जो विश्लेषण करता है, उसका ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी एक उस समाज के लिए कुछ भी दे दे, वो आइडियोलॉजी से बंधे होते हैं, और आइडियोलॉजी को छोड़कर आपके बेनिफिट की तरफ नहीं दौड़ते। वो उनका जो नारा है, वो कहते हैं कि साहब, जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है। तो जिसके यहाँ मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, और कहते हैं जिंदगी शुरू होती क्योंकि जन्नत वहां से शुरू होती है, वहां आप कुछ भी खजाना खोल कर दे दीजिए, लुटा दीजिए,
और लुटाने वालों ने लुटाए भी। जिस समय भारत पर परतंत्रियों का शासन हुआ, उससे पहले जो यहाँ राजा बैठे हुए थे, जिन्होंने उनको बुलाया था, जिन्होंने उनसे मदद मांगी थी, वो उनकी सरकारें खा गए थे। तो आप ये सोच लीजिए कि जब उस समय ये हो गया, आज से 800 साल पहले, तो अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी आपको इस आधार पर वोट देगी कि आपने उनके लिए खजाने खोले हुए हैं। इसलिए भारत में जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और कहते हैं भारत सेकुलर है, तो याद रखना चाहिए कि सेकुलर का मतलब ये होता है किसी को के साथ भी तुष्टीकरण नहीं होगा, किसी को हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, हम भारत की जनता के एक-एक नागरिक को एक समान भाव से देखेंगे, तो ही कुछ आपका भला हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, एक समाज को आपने ज़्यादा बेनिफिट दिए, उसका परिणाम निकलता है कि आपके अपने लोग, जिनको ये लगता है कि नहीं भई देखो सामने से तो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है और आप हमको भी एक साइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अपने लोगों की भी जो असंतुष्टि है, वो झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है और यहाँ पर जो कर्नाटक का विषय है, उसमें मुझे लगता है कि अपने लोगों की भी कहीं न कहीं असंतुष्टि सामने आई है। वो खुश नहीं थे सिर्फ़ इन मुद्दों को लेकर जो जिस तरह के चले। हालाँकि चुनाव के समय पर उसको कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन भाई 5 साल जब सरकार चलती है, तो 5 साल सरकार चलने के दौरान लोग छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या जो कांग्रेस कर रही थी तुष्टीकरण या जो पहले कर रही थी, क्या हम कहीं उस जाने-अनजाने उसी ट्रैक पे तो नहीं चले गए? वो चाहे वो माइनॉरिटी मिनिस्टर की तरफ से चले गए हों, चाहे हमारे पास पैसा कैसा आया हो, हमने कुछ भी किया हो। लेकिन सवाल यही आता है कि लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, जनता सब देखती है, जनता सब कुछ देखती है। वो बोल ना पाए, वो बोले ना, वो कहे ना, लेकिन वो कहीं न कहीं आकर अपना परिणाम दिखाती ज़रूर है। इसलिए जब आप ये कहते हैं कि 2 गुना आबादी से 2 गुना ज़्यादा बेनिफिट दिया, मैं कहता हूँ आप 100 गुना ज़्यादा बेनिफिट दे दीजिए। उसका भी लाभ आपको नहीं होने वाला। आप भारत के नागरिकों को सबकी ज़िम्मेवारी बनती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ज़िम्मेवारी बनती है कि उनको एक दृष्टि से देखा जाए। जैसे मैंने कहा चुनाव के समय पर करने की कोशिश की गई थी। जैसे मुस्लिम आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण तो सरकार जब बैठी थी तभी खत्म किया जा सकता था, को उसके लिए इंतज़ार करने की 4 साल क्या ज़रूरत थी? वो किया जा सकता था और वो वहाँ एक बड़ा विषय था, शुरू से था। जब कांग्रेस ने उसको लागू किया था तब भी वो विषय आया था, लेकिन नहीं हो पाया, वो अंतिम समय पर हुआ। तब तक जनता जो है मुझे लगता है कि मूड बना चुकी थी और उसको ये एक चीज़ और दिमाग में हमेशा से रखनी चाहिए कि जब चुनाव का टाइम होता है, उससे पहले आप कोई भी निर्णय लेते हैं 6 महीने पहले से, साल भर पहले से, तो वो निर्णय जनता ये समझने लगती है ये चुनावी निर्णय है, ये चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सरकार में बैठते हैं और वैसे ही निर्णय लेना शुरू करते हैं, तो फिर वो चुनाव के परिणाम का निर्णय होता है और हमारी मनोदशा, हमारा इंटेंशन, हमारे जो आगे की सोच है सरकार चलाने का, हमारा जो रुतबा है या जो हमारा मस्तिष्क है, उसको वो ऑब्ज़र्व करती है। जैसे मैं कहूँ 2019 हुआ, मोदी सरकार बैठी, मोदी जी ने 370 खत्म कर दिया और मतलब बड़े-बड़े इश्यूज़ को उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि भई 2024 का चुनाव आएगा तब उससे पहले 1 साल पहले हम खत्म कर लेंगे। उन्होंने आए और उन्होंने उसको करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि उससे जनता के बीच में एक छवि बनती है, जनता के मन में एक दृढ़ता आती है, जनता के मन में एक विश्वास आता है कि नहीं भई जो हम चाहते थे वैसा हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी अगर ये ऑब्ज़र्व ना कर पाए कि आखिर जनता क्या चाहती है, आखिर उसका मूड क्या है, तो फिर मुझे लगता है वो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विफलता होती है। वो जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने राजनीतिक पंडित होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि वो जनता के मूड को ज़्यादा अच्छा समझें। जनता क्या अपेक्षा लेकर हमको सरकार में लाई थी और जनता क्या अपेक्षा कर रही है, ये सब कि मैं कई चैनलों का विश्लेषण देख रहा हूँ, खास करके सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि देखो हिजाब के विरुद्ध इनको आंदोलन हवा देना महंगा पड़ गया। इन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की, लोगों ने उसको नकार दिया। वास्तविकता ये जो हार है, वो मुद्दों की हार नहीं है, बल्कि मुद्दों को आग्रह पूर्वक लागू किया गया होता पिछले 4.5 साल पहले ही, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अन्यथा भाजपा की हार के बाद लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व की हार है। मैं ऐसा नहीं मानता। स्वीकार करता हूँ कि हिजाब का जो इश्यू था उसका तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ ही हुआ होगा और निश्चित रूप से जो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का था उसका लाभ मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
बात यहाँ पर आ रही है कि जनता के बीच में जो इमेज है ना सरकार की, वो इमेज कितनी प्रभावी है। जैसे मैंने कहा कि मोदी जी सत्ता में बैठे केंद्र की, और उन्होंने फटाफट एक्शन लेने शुरू कर दिए। जैसा कैलाश जी कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड है, तो उत्तर प्रदेश का ट्रेंड तो सपा बसपा का था, बिल्कुल खत्म हो गए। और योगी जी को लेकर जब बात आई तो ये आया कि नोएडा जो जाता है वो सरकार नहीं बना पाता है, जो वहां जाता है वो सरकार नहीं बना पाता, दोबारा मुख्यमंत्री वो सब जगह गए। और उन्होंने कहा साहब हम एक्शन मुख्यमंत्री हैं, मैं डेली बेसिस पर काम करता हूं, मैं आज का कल पर और कल का परसों पे नहीं करता। और जो हम एक्शन लेने के लिए आए हैं वो हम कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं आए, हम पूरे 5 साल के लिए आए, डे 1 से। योगी जी बैठे और डे 1 से काम करना शुरू कर दिया। ट्रेडिशन की बात करेंगे तो आप असम को ले लीजिए। असम में तो साहब हम कहीं थे ही नहीं, लेकिन सरकार बनी और रिपीट भी हुई। आप एक बार धोखे से बन सकती है, दोबारा रिपीट हुई। तो ये जो ट्रेडिशन है ना, वो तोड़ने की तो काम है ना भाजपा का। हम तो इसलिए ही हैं कि हम ट्रेडिशन तोड़ेंगे, और ट्रेडिशन तोड़कर हम देश को एक नई राजनीति देने के लिए आए हैं। और मोदी जी की जो प्योर राजनीति है वो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार को नो टॉलरेंस की नीति है। अब यहां पर बात आती है, क्या सरकार भ्रष्टाचार कर रही है या करती है, वो इंटेंशन उसका क्या है। तो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मिसिंग हमें लगता है कि हमारे सभी पूरी लीडरशिप में मिसिंग रहती है, वो ये है कि सरकार अगर चाहती भी है कि हम ये कर लेंगे, तो भ्रष्टाचार सरकारें नहीं करती, भ्रष्टाचार करते हैं ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, कभी भी कहीं भी होता है। तो ब्यूरोक्रेसी को कितना हम डील करना जानते हैं। हो सकता है कि हम सात्विक हृदय से बैठे हों, लेकिन साहब हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां जो पॉइंट है, जहां जहां से होता है, जो वो आपने कश्मीर फाइल्स में एक लाइन सुनी थी ना, सरकार उनकी हो सकती है लेकिन तंत्र तो मेरा है। तो तंत्र को डील करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है सरकार में, जो तंत्र को अच्छा चला लें। छवि आपकी अच्छी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तंत्र अच्छा चलाते होंगे। छवि आपकी, आप अच्छे इंटेंशन के साथ बैठे, इसका भी मतलब नहीं है कि आप तंत्र अच्छा चला लेंगे। तो अच्छा इंटेंशन, अच्छी छवि प्लस तंत्र को चलाने वाले लोग, तंत्र को के स्पेशलिस्ट, जब ये तीनों बैठते हैं तब जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण किया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम अच्छी इच्छा से बैठे लेकिन तंत्र साहब सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात ये तो है ही कि जो लोग हिजाब के पक्ष में थे, वो तो साहब हम तो जब मैदान में उतरे हैं कबड्डी लड़ने के लिए, तो भाई पहलवान तो अपनी पहलवानी करेगा ना, अपने अपने दांव फेंकेगा। तो मैं किस लिए बैठा हूं, मैं उनके दांव को ही उतारने के लिए बैठा हूं ना। अगर मैं उनका दांव नहीं खेल पा रहा हूं या वो नहीं समझ पा रहा हूं, तो फिर ये तो हमारी कहीं ना कहीं मंथन की आवश्यकता है ना। तो हमें लगता है कि जो लोकल लीडरशिप वहां की है या जो बना दी गई, मैं बड़े खुलकर कह रहा हूं कि कर्नाटक में बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि जो साहब मुख्यमंत्री जी चुन लिए गए, वो मुख्यमंत्री जी के पास वो विजन नहीं है जो विजन बीजेपी की सरकार के पास होना चाहिए। इसलिए जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे आप तक की रात की जहां कोई बैटिंग नहीं कर रही, उतना ही समय निकाल सकते हैं, आप उससे मैच नहीं जितवा सकते। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं ना कि मोदी जी का रिफ्लेक्शन अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों में नहीं होगा तो फिर वहां यही होगा। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं कि आप सरकार, मोदी जी पहली बार जब सरकार बनती है तो आप केंद्र की जो टोली है वो बनाती है, लेकिन दोबारा जब चुनाव होता है ना किसी भी राज्य में, तो वो केंद्र के चेहरे से मदद हो सकती है, लेकिन चुनाव होता है जो 5 साल हमने किया उसके खिलाफ। अब वो हमारा प्रेजेंटेशन डे 1 से कैसा था, 365 दिन 5 साल तक मेरा स्टाइल क्या था, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, वो डिपेंड करता है। सरकारें अगर दोबारा बनना चाहती हैं तो ये आवश्यक है कि आप महीने भर में आपका, पहले इवेल्युएशन 5 साल में होता था, अभी 5 साल में इवेल्युएशन नहीं होता। अब तो हर महीने लोग पॉइंट देते हैं कि भैया इन्होंने साल भर में क्या किया। साल में 12 ऐसे कोई मामले हैं जिसमें लोग, जनता सेटिस्फाई हुई, और 5 साल में कोई ऐसे 100 मामले हैं जिनसे ये कहा गया ये मेरे मुख्य इश्यू हैं, ये आपने सॉल्व कर दिए। तो वो सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व करने के लिए सरकार बैठती है। सरकार के हाथ पैर नाक कान होती है जो सिस्टम है। अब वो सिस्टम को हम कितना चलाना जानते हैं। ये कर्नाटक के लोगों ने कहा कि साहब सरकार के इंटेंशन अच्छे हैं लेकिन सिस्टम नहीं मान रहा, और सिस्टम सरकार के ऊपर हावी हो गया। जो दुबे जी ने जो बात कही है हम उससे सहमत हैं कि वहां
जो परिणाम मूलक जो सिस्टम होना थी उसको चलाने वाली जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी या जो राजनीतिक पर्सनालिटियां थी, उनकी विफलता कहेंगे। एक फैक्टर ये भी है जो दुबे जी ने कहा, ये मुख्य फैक्टर है वहां का। दुबे जी, जो प्रश्न मैंने अभी आपको पूछा, देखिए होता क्या है कि पसमानदा भारत में पिछड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। पसमानदा के लिए काम भी करने की आवश्यकता है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि सैयद शेख पठान मुगल तुर्क जो हावी हैं पूरी कम्युनिटी पर, ये जो पसमानदा उसको समझाने की आवश्यकता है कि भैया ये विदेशी लोग हैं, ये उच्च क्वालिटी के अपने आप को मानते हैं, इसलिए ये मस्जिदों पर इनका कब्जा है, इनका पूरे सिस्टम पर कब्जा है। लेकिन आप पसमानदा को अगर वोट बैंक की तरफ ले जाएंगे, ये मानकर चलेंगे कि हम बहुत बेनिफिट देकर कुछ कर लेंगे, तो अभी वो सैचुरेटेड सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पहले कन्विंस करना पड़ेगा ना, पहले उनको समझाना पड़ेगा कि भैया आप जो हैं वो लोग नहीं हैं जो विदेश से आए हैं, आप भारतीय मुसलमान हैं, किसी भी कारणवश आप कन्वर्ट हो गए हों। तो मुझे लगता है कि ये जो पसमानदा मुद्दा है उसको सामने वाले के साथ उठाने के लिए उनको इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी था अपने कार्यकर्ता को भी सेटिस्फाई करना। अब मैं उस विषय को जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं, अंदर से गहराई से समझता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि भाई पसमानदा भारतीय मुसलमान है, ना वो सैयद है, ना शेख है, ना पठान है, ना मुगल है, ना तुर्क है, वो विदेशी नहीं है, वो जो है सत्ता में भी नहीं है, वो केवल और केवल भीड़ तंत्र का हिस्सा है, ये मुझे समझ आता है। ये बात अपने लोगों को, जो आपका वोटर है, उसको समझाने की आवश्यकता है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमको मिल जाए या मुस्लिम वोट के लिए हमने ये कुछ किया हो, तो मुझे लगता है कि ये अपने साथ ही नाइंसाफी होगी, अपने वक्तव्यों के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि मुस्लिम वोट मिल जाए, अगर मुस्लिम वोट आपको पहले मिल रहा होता या आपको पहले भी नहीं मिला था, तो फिर आपके अपने वोट से सरकार बनी होगी ना। सरकार जब गिरी तो इसका मतलब है आपका अपना वोट कहीं से खसका है आपके पास से, जो पिछली बार आपको कास्ट हुआ था वो वोट कहीं और कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। अब ये मनन करने की आवश्यकता है कि वो वोट क्यों गया जो हमारा था, क्योंकि हम सरकार बना चुके हैं ना वहां। हम केरला में तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं कि वहां हमारे पास वोट ही थोड़ा कम है, लेकिन कर्नाटक में तो हमारे पास सफिशिएंट था, हम सरकार बना चुके थे। तो फिर कर्नाटक में हमारा कार्यकर्ता क्यों रुष्ट हो रहा है, हमारे वो वोटर क्यों रुष्ट हो रहे हैं? तो ये दोनों में हमें सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता पड़ती है कि इंसाफ पसमानदा को मिलना चाहिए। पसमानदा भारत का इशू है, लेकिन हमारे लोगों की डिससेटिस्फैक्शन की कॉस्ट पर नहीं। अगर आप उसको हमारे डिससेटिस्फैक्शन की कॉस्ट पर लाएंगे, तो जो आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठकर जो भला करना चाहते हैं, उस सत्ता से ही आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए सदैव सत्ता राजनीति का एक पहलू है कि आप सत्ता में कैसे आ रहे हैं, यह विचार आपको करना चाहिए। उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। लेकिन जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे सत्ता अगर आपके हाथ से जा रही है, तो आपकी अच्छाई वो अच्छाई नहीं है। बल्कि मैं पसमानदा के विषय में ये कहता हूं कि वहां पर रहकर उनको लाभ कभी नहीं हो सकता। विश्व के किसी इतिहास में किसी पिछड़े को वहीं पर रखकर कोई लाभ पहुंचाया नहीं गया है, न जा सका है। शियाओं ने क्या मार झेली है सुन्नियों की हम जानते हैं। क्यों नहीं हम उस पसमानदा को कहे कि भाई तुम जाति के लिए या जिस भी कारण से वहां गए थे उसके बजाय वापस आ जाओ। घर वापसी ये पसमानदा का सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। वहां रहकर बेनिफिट देने के बजाय उसको घर वापसी करवा कर दे दे। नहीं, ये बात तो ठीक है कि उसकी घर वापसी होनी चाहिए, और घर वापसी मतलब अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली ओरिजिनल मुसलमान नहीं है और उसको अरब कंट्री भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो भारतीय है, वो मुगलिया नहीं है। जैसे मैंने कहा, जो 5 सैयद शेख मुगल तुर्क उनमें से नहीं है, वो भारतीय मुसलमान विशुद्ध हमारे पूर्वजों का ही भाई बंधु है। उसके लिए हमें काम करना चाहिए, कोई शक नहीं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो किस लिए, उस पर धीरे से काम करना है कि उसका दिमाग में ये बैठे कि नहीं ये हमारे भाई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना परिवार तोड़कर किसी को साथ में लाऊंगा। मेरा इसमें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल वोटर है वो खसका है।
आपको उसको सेटिस्फाई करना चाहिए था। पसमानदा कैसे भारत को अपनी मातृभूमि माने, इस पर काम करना है। वो समान पूर्वजों की संतान है, इसको स्वीकार करे, इस पर काम करना है। लेकिन आप बहुत बेनिफिट दे देंगे तो ये भारत के इतिहास का बहुत बड़ा पहलू है कि आपने जिसको सरकारों ने जिसको बेनिफिट दिया वो सरकारों के नहीं हुए, जिनको एक्स्ट्रा खजाने खोले वो सरकारों के हुए नहीं कभी। मतलब कहने का यह है कि आप खजाना खोलकर अगर चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। आप सेटिस्फाई करिए। यूरोप अमेरिका ने जितनी सोशल सिक्योरिटी दी है, ब्रिटेन ने जितनी सोशल सिक्योरिटी दी है, जितनी समानता दी है, जितना पैसा दिया है, जितने डॉलर देते हैं, जितने घर देते हैं, नौकरी नहीं होने पर भी खाने पीने की लेकर सब कुछ व्यवस्था करते, वहां पर भी जो नहीं बदले, वहां यहाँ क्या ऐसा आप देंगे कि जो बदलने वाले हैं? आप यहाँ अगर बदलाव करना है तो विचार से ही बदलाव किया जा सकता है, ये फ्री बाइक से नहीं किया जा सकता। मैं वही कह रहा हूं, जो काम करने की आवश्यकता है मुझे लगता है वो ये है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर सकते हैं। हम सोशली जो बैकवर्ड लोग हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड है ना सोशली, और वो रिजर्वेशन मांग भी रहे हैं, तो आप उनको ये क्यों नहीं सेटिस्फाई करते कि रिजर्वेशन वहां अगर तुम्हें मिल भी जाएगा तो भी वहां तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं है। तुम तो यहां से कन्वर्ट होकर किस लिए गए थे? ये तो जबरदस्ती तुम्हारे पूर्वजों के साथ गलत किया गया था तो गए थे, और या फिर तुम लालचवश वहां गए थे। और अगर आज का तर्क मान लो तो यह भी संभव है कि आपको लगा हो कि नहीं हमें वहां समानता मिल जाएगी। जब वहां आपको पिछड़ा ही रखा गया है तो आप तभी तो पशमानदा है ना, और जब आप वहां पशमानदा है तो फिर भैया यहाँ यहाँ बिल्कुल ये मैं कह रहा हूं कि भाई तुमको योजना चाहिए, घर वापसी करो, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी धर्म के आधार पर देने की बात नहीं की थी, इसलिए तुम घर वापसी करो, बेनिफिट ले लो, तुमको सरकारी बेनिफिट भी मिलेंगे और हिंदू तुमको भाई मानकर गले से लगा देगा। मुझे लगता है जिसको मूलभूत कहते हैं, जिसको जड़ पर काम करना कहते हैं, वो काम पसमंदा विषय पे होना चाहिए। सोनी जी शायद सहमत होंगे या कुछ और विचार रखते हैं? सोनी जी। जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, और जो जी ने कहा है कि हमें उनकी मानसिकता, उनमें चेतना इस तरह की जगाने की आवश्यकता है कि जहां वो खड़े हैं वहां उनके साथ भी वही व्यवहार चौथे दर्जे का, दोयम दर्जे का, जो अन्य मुल्कों में देखने में आ रहा है। तो इनके लिए एक तो कन्विंस कराने की जरूरत है, इनको तार्किक बनाने की जरूरत है, इनको प्रलोभन के द्वारा नहीं बदला जा सकता, उनके जमीर को जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और साथ में हमारे साथ के लोगों का, इनका मन खराब ना हो, हमारे लोगों के मानसिक तैयारी के बाद हमें इनको अपने साथ तार्किक रूप से, सामाजिक रूप से जोड़ने की आवश्यकता है। ये एटीट्यूड से हमें लगता है हमारे समव्यवहार से ज्यादा ठीक होगा, और ये हमारे सकल समाज को सोचने की आवश्यकता है। आर्थिक कारणों से ये ठीक नहीं होता। अभी जैसे 3 तलाक वाला मामला है, ये हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को ये तार्किक लग रहा है, इसकी चर्चा शुरू हुई है, और ये उनके भीतर उतरेगा गहराई से, और लोग मान भी रहे कि ये निर्णय ठीक है। यह अमानुषिक निर्णय था, यह अमानुषिक व्यवस्था थी, और इसको बहुत ठीक ढंग से तो ये ठीक रहेगा। हमारा अभी मैं आपके पास आता हूं सोनी जी, मैं आपके पास आता हूं। दुबे जी, क्या आप कल्पना करिए कि मुसलमानों में ऐसा विचार करने वाला वर्ग जो कहे कि भाई मैं ये तकियानुसे में नहीं फंसा, मैं आधुनिक युग के साथ जैसे हिंदू भी बदला है मैं बदल रहा हूं, और मुसलमानों में जो लोग ऐसा सोचते हैं मेरे साथ आ जाए, हम देखते कितना है। ये वाला डिवाइड ना करके हम उनको भी देवबंदी बनाएंगे, बरेलवी बनाएंगे, और फिर उनको कहेंगे कि जाके वोट लेके आओ, तो फिर वो तो कभी जो बुनियादी काम है वो तो कभी नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं कि ये हमारे लोग कहते हैं या बीजेपी के लोग कहते हैं, ये मैंने स्वयं सुना है कि भाई अरे
भैया ऐसे कैसे घूम रहे हो, चचा जान जब तक नहीं दिखोगे तब तक कैसे कैसे उनके बीच में काम करोगे? तुम दिखने भी तो चाहिए अपने लोगों के बीच में काम करने के लिए। ये पॉलिटिकल स्टंट है। हकीकत ये है कि ये धरातल पर ये स्टंट नहीं चल सकता, ये आइडियोलॉजिकल नहीं। आइडियोलॉजिकल तो ये है कि हम देश में प्रत्येक नागरिक एक सा हो, एक सी वेशभूषा उसको दिखे, कहीं से उसका डिस्टिंक्शन ना दिखे, तभी तो हम एक रूप दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक हम होमोजीनियस नहीं दिखाई पड़ेंगे तब तक, और जब तक हम होमोजीनियस नहीं होंगे मस्तिष्क से, तब तक भारत में ये समस्या चलती रही। तो उन्होंने कहा हेट्रोजीनियसनेस हटानी है। हेट्रोजीनियसनेस का मतलब है कि अलग अलग विचार अलग अलग तरह से सोचें और अलग अलग दिशाओं में जाएं, वो खत्म करना है। भारत एक यूनिट है और हम सब भारत माता की संतान है, उस दिशा में हम सबको काम करना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि जो लोग भी जो जो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं उनको फिर से आप वही बैकवर्ड स्ट्रीम में भेज रहे हो। तो मेन स्ट्रीम में जो आ गया है उसका स्वागत होना चाहिए, उसको हथियार बनाना चाहिए, ताकि वो नजीर लोगों के सामने बने और ये कहे कि देखो मेन स्ट्रीम में आने के बाद इसमें कितना सुधार हुआ है, हमको भी मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए और इसके साथ खड़े होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम में आ गया है उसको भी कह रहे हैं कि बैकवर्ड में जाना है तो तुम चुंबक बन जाओ और उस चुंबक के चारों ओर वो वाले दाढ़ी मूछ लगा लो जो जो उधर लगी हुई, तो खींच पाओगे। मुझे लगता है हम कॉन्सेप्चुअली हमारे लोग इस विषय पर सही से विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हम मेन स्ट्रीम में लाकर लोगों को कर सकते हैं प्रभावित, या फिर हम मेन स्ट्रीम के लोगों को उधर भेजकर प्रभावित कर सकते हैं। ये तो वैसी बात हो गई ना, जैसे मुझसे कोई कहे कि भैया आपको इस मुस्लिम इलाके में वोट मांगने जाना है तो दुबे जी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लो, मूंछ साफ करवा लो, एक टोपी लगा लो और रोजा इफ्तार करने लगो, ये करने लगो, वो करने लगो, तो तुम प्रभावित हो जाओगे और वो कर लोगे। फिर आप मुझे बताइए कि जो ये रोजा इफ्तार करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो उनमें और फिर हम में क्या फर्क रह गया? वो भी तो यही करते हैं ना, बड़ा सा चौड़ा सा अंगोछा पहनेंगे और वो लगाएंगे ऊपर सर पर टोपी और फिर तमाम तरह के रोजा इफ्तार करते घूमे हुए, घर में चाहे दिन भर खाते हो, वहां रोजा खोलने जाएंगे उनके यहाँ। तो वो चीज तुष्टीकरण की जो दिखा रहे हैं, ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा है उसको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं भैया तुम मेन स्ट्रीम में दिखोगे तो प्रभावित कर पाओगे, तुम उनके जैसे दिखोगे तो प्रभावित नहीं कर पाओगे, तो तुमको वो तुम्हारे ऊपर प्रश्न खड़े करेंगे। तो हमें लगता है कॉन्सेप्चुअली हम नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर कौन से रास्ते से सामने वाले को प्रभावित करना है, मेन स्ट्रीम में लाकर या फिर उसको वहीं पर दोबारा धकेल कर। ये कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सभी मोर्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो अभी मुझे दिख रहा है एक समस्या। आपको अगर 2 मिनट दें तो मैं एक बात बताता हूं। बोलिए बोलिए। डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी से पहले एक इंस्टीट्यूट खोला था और उसमें वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते थे और ये कहते थे कि अगर समाज के लिए काम करना है, पॉलिटिक्स में जाना है तो ट्रेंड होकर जाना है। वो 1956 में जब उनकी मृत्यु हुई तब बंद हुआ, नहीं तो वो ये जो पिछड़ा वर्ग था या जो बैकवर्ड क्लास था, डिप्रेस क्लास था, उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाना, उसके ट्रेनिंग सेंटर खोला था उन्होंने, बाकायदा एक इंस्टीट्यूट खोला था। तो और ये जो अभी बात कर रहे हैं अभितोष जी, भाई संघ जो है वो एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ही तो है, वो कोई काम नहीं करता। पूज्य डॉक्टर साहब ने ये तय किया कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम समाज के बीच में जाएंगे केवल लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि व्यक्ति जो भारत का है उसको भारतीयता समझ में आए, उसको भारत समझ में आए, उसको हिंदुत्व समझ में आए, उसको भारतीय परंपराएं समझ में आए। इसके बाद वो जहां कहीं भी काम करेगा वहां जाकर वही काम करेगा। वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता तो चला जाए, वो कुछ नौकरी करने जाएगा, सफाई करने जाएगा, कुछ भी करने जाएगा तो एक आइडियोलॉजी तो लेकर जाएगा। इसलिए आइडियोलॉजिकल जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टी हो जाती है तो फिर उसको इंस्टीट्यूशन भी साथ में चलाना चाहिए कि जो लीडरशिप डेवलप हो रही, क्या वो आइडियोलॉजिकल करेक्ट है या फिर वो लीडरशिप सिर्फ लीडरशिप है क्योंकि उसके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, वो 10,000 के 10,000 मूल बुद्धि के हैं जिनको मालूम ही नहीं कहां जाना, लेकिन भीड़ है तो भीड़ तंत्र में हम दौड़े और चूंकि जिता रहा है इसलिए हमने कहा कि ठीक है इसको बिठा देते हैं। वो जीतने के बाद बैठ गया, अगली बार आपने टिकट काटा तो भाग गया। तो आइडियोलॉजिकल कैसे लोगों को तैयार करना, ये संघ ने 1925 में करना शुरू कर दिया था।
तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारी विचारधारा की हैं, जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके पास ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं? मुझे याद है प्रमोद महाजन जी इस तरह के लेक्चर्स दिया करते थे कि कैसे पॉलिटिकल लेक्चर आपको देने हैं, पॉलिटिकल राम भाऊ माड़गी प्रबोधनी इसीलिए बनाई गई थी। यस, तो क्या वो अभी चल रहा है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है? मुझे लगता है अभी मेरी जानकारी यहां तक है, पिछले दिनों एक नेता मुझे मिले थे जिनके पास बीजेपी के प्रशिक्षण का काम था। मैंने उनको कहा कि प्रशिक्षण का काम कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा बंद कर दिया है, अब प्रशिक्षण नहीं करते। मैं यही कह रहा हूं, तो ये फिर कर्नाटक में जो हुआ, जो वहां की सरकार बैठी हुई थी, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, खुल के बुलवाना चाहते हैं, जो सरकार बैठी हुई थी उसके जो मुखिया बैठे हुए थे, क्या आइडियोलॉजिकली कितने करेक्ट थे वो हमारी आइडियोलॉजी के? अगर वो आइडियोलॉजिकल मुखिया करेक्ट नहीं होगा तो हमारी आइडियोलॉजी को हमें वोट कौन देगा? हमें बताइए ना, हमें वोट किस लिए मिलता है? हमारी आइडियोलॉजी की वजह से मिलता है ना। आज हम फिर ये करना है, अब तो हमेशा ही फेयर ही हम डिस्कशन करते हैं, आपको जहां पता है। आज हम बिल्कुल फेयर करना चाहते हैं, हम हमारी भी बात कर लेते हैं। हम भले भाजपा के ना हो लेकिन हिंदुत्व के विचार की बात करते हैं। लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, मैं अभी ट्विटर पे देख रहा हूं कि सुरेश चौहान के तुम्हारा धन्यवाद, तुम जैसे लोगों के कारण सारा मुसलमान एक हो गया। मैं इसका भी विश्लेषण करना चाहता हूं। ये नहीं कि भ्रम रहना चाहिए लोगों के मन में। क्या ऐसा जो हिंदू कहता होगा, ये तो एक मुसलमान ने कमेंट किया है, लेकिन कुछ ऐसे हिंदू भी जो ये बात कहते हैं कि आप जैसे कट्टरपंथियों के कारण सारा मुसलमान एक हो जाता है, तो मैं उनको पूछता हूं कि भाई सुरेश चौहान के विभाजन के समय भी नहीं था, उसके पीछे भी नहीं था, तब क्यों था एक? या कई देशों में सुरेश चौहान के नहीं है तो वहां एक कैसे है? दुबे आप इसको कैसा उत्तर देंगे? सवाल तो ये है कि 46 के दंगों में क्या सुदर्शन था? सवाल ये है 39 के दंगों में सुदर्शन था क्या? सवाल ये है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी तब सुदर्शन था क्या? सवाल ये है कि जब मुगल भारत में आए थे और लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे तब भारत में था क्या? ये देखो, ये तो कहने की बात है। आप मुझे बता दीजिए, जिसकी हर शुक्रवार को जहां पर डिक्टेशन दी जाती हो, जो हम आपको पॉलिटिकली करेक्ट की बात कह रहे हैं ना, वो वहां पर हर हफ्ते होता है सर। शुक्रवार की नमाज के बाद वो तकरीर तहरीर जो भी रखते हैं, उसके माध्यम से वो जो करना चाहते हैं वो सब कुछ कह लेते हैं। इसीलिए उस एक पार्टिकुलर डे पर उनके लोग निकलते हैं और शहर में हंगामा कर देते हैं जिस दिन वो करना चाहते हैं। तो वो तो आपकी ये गलतफहमी है कि वो एक नहीं थे, वो तो आइडियोलॉजिकली एक हमेशा से थे। बिल्कुल, और उनका एक नारा है, भाजपा को जो हराएगा वो उसके हैं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे केडीएस पीडीएस, कोई भी, जहां जो मजबूत रहेगा। अब थोड़ी सी हिंदुओं की भी बात कर लेते हैं, दुबे जी का भी क्लोजी की तरफ जाना है, हिंदुओं की भी बात कर लेते हैं। तीनों की कमेंट में लूंगा इसमें कि बीजेपी के नेता ऐसा कहते हैं कि मुसलमान केवल बीजेपी के हार जानता है, बाकी कुछ नहीं देखता है, लेकिन हिंदू प्याज का भाव कितना है ये देखता है, पेट्रोल का भाव कितना है देखता है, महंगाई कितना है ये देखता है। क्या ऐसा कुछ यहाँ देखा गया है? हिंदू को भी कुछ दोष देना चाहिए ये सारी बातें? दुबे जी, फिर मैं आगे कमेंट इनकी लूंगा। देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार थी, अशोक की सरकार थी, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी सरकार थी, वो सरकारें और उसके बीच में ट्रांजिशन पीरियड भी रहा है और मुगलों की भी सरकारें बैठी। ये जो मुद्दे लोग बताते हैं ना, ये छोटी सी कम्युनिस्ट फिलॉसफी की क्वेश्चन है। हकीकत ये है कि आइडियोलॉजी इज बेसिक थिंग किसी की भी। बहुत अच्छा, अभी हम लोग पिछले एक एपिसोड में चर्चा कर रहे थे, चीफ जस्टिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लंबे लंबे आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन क्या सेम सेक्स मैरिज पर भारत का 100% लोग, या मैं कहता हूं 5% लोग उनके साथ हैं? उनका विरोध किस बात है? वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। किस बात पर विरोध है? विरोध इस बात का कि आइडियोलॉजिकली वो रॉन्ग हो रहा है। तो सर, आइडियोलॉजिकली रॉन्ग अगर होगा तो आप भरे पेट बैठे होंगे तो भी आप विरोध करेंगे। और जब एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि हमने सेनापति चुना और हमने कहा कि सेनापति सबसे पहले सामने आएगा और वो पॉलिसी बनाएगा, और सेनापति अगर पीछे खसक जाए तो जनता स्वयं उसको घेर के मार देती, कहते तुमको चुना था, तुम ही बेकार निकले, चलो घर वापस चलते हैं।
ये कर्नाटक में हुआ। जो आपने लीडरशिप वहां तैयार की, वो लीडरशिप आइडियोलॉजिकली करेक्ट नहीं थी। जब वो आइडियोलॉजिकली करेक्ट नहीं थी तो वो करेगी कैसे आइडियोलॉजी पर काम, ये तो बताइए ना। वो भाषण दे सकते हैं, वो दबाव में कुछ निर्णय कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार या जो बड़े वरिष्ठ लीडर हैं वो हर बात में तो वहां सरकार को नहीं इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर करो। उसके लिए तो सरकार का मंत्रिपरिषद ही बैठा है जो एक एक विषय को ध्यान देता है, और उसके लिए नीचे जो मशीनरी है वो मशीनरी को चलाना उसको ही चाहिए। वो चलाना नहीं जानता तो नहीं हो सकता। अगर ये कहते हैं कि साहब हम तो करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फिर इसका मतलब है कि हम अयोग्य थे, हमारी मशीनरी को डील करने के लायक नहीं थे। और हम अगर मशीनरी डील करने लायक नहीं थे तो मशीनरी में थे क्यों? ये जो तर्क है ना कि डीजल के दाम बढ़ गए कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सर आप मुझे बता दीजिए महंगाई। और कर्नाटक में ये मुद्दा नहीं था, मेरे ख्याल से कर्नाटक में महंगाई मुद्दा नहीं था। ये बस उनका क्या तर्क है, मैंने उसका जवाब आपको दिया। मैं अंतिम 2 कमेंट लूंगा। एक कमेंट सोनी जी से। सोनी, आप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कहेंगे? हमारे साथ का उनकी दृष्टि है और बहुत अनुभव है। सारे जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर उनके दिमाग में विश्लेषण हो रहा है और परिणाम के बाद वो इस पर समीक्षा करके निर्णय लेंगे। लेकिन जो शिव कुमार जी ने कहा है, डीके दुबे जी ने कहा है कि छत्रपति इसलिए दुनिया में सबसे बड़े सेनापति माने गए कि उनने अपने जीवन में कभी गलत सिलेक्शन नहीं किया। केवल एक सेनापति दुनिया में हुआ जिसने कभी गलत सिलेक्शन नहीं किया। एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड करता है, चाहे व्यापार करो चाहे राजनीति। बिल्कुल करेक्ट सिलेक्शन। बिल्कुल। चलिए, मैं आप तीनों का आभारी हूं। और आज हमने ये विश्लेषण इसीलिए किया, मैं पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करता, इसलिए किया कि ये आइडियोलॉजी का पराजय नहीं, आइडियोलॉजी को सही समय पर आग्रहपूर्वक ना इंप्लीमेंट करने का पराजय है। ऐसा जन भावना की प्रतिक्रिया है, इसको भी आवाज मिलनी चाहिए। नहीं तो पॉलिटिकल पंडित केवल एक दिशा में बात करेंगे और ये नैरेटिव सेट करेंगे। इसलिए ये विश्लेषण हमने आज किया। मैं दुबे जी आपका, सोनी जी आपका और आमितोष आपका, आपकी ये पूरा का पूरा इंटरव्यू सुना। अब इस इंटरव्यू को सुनने गया, इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? मैं कितना सही हूँ? मुझे कितना सही बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? मैं इस विषय पर बोलने योग्य हूँ या नहीं हूँ? इन सब विषयों पर मुझे लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद मैं आगे अपने मस्तिष्क को भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण भी पूर्ण होता है, अपूर्ण में भी अपूर्ण होता है, ऐसा बहुत सारे विषयों पर लोग बात करते हैं। आप करेंगे तो शायद मैं जो बोलता रहता हूँ उसमें कुछ करेक्शन कर पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।